जो रिसर्च करते थे वही ऋषि होते थे। साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषयः, ऋषि दर्शनात्, वैज्ञानिक को ही ऋषि कहा जाता था। अभी तक तो हमारी ये मजाक उड़ाते थे। अब कहते बाबा हमारे आइकॉन विजन 2020 की मैं बात कर रहा था, तो विजन 2020 तो अभी मैं बता देता हूं, और वह 2020 तक तो भारत सभी क्षेत्रों में महाशक्ति नहीं बन पाएगा। थोड़ी दिनों तक क्रिकेट में महाशक्ति रहा, कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत खेल में थोड़ा उछल कूद की, अब तो खेल में भी। अभी मैं अजरबैजान गया, अजरबैजान जैसे देश के लोग 25 मेडल लेकर के आए। उस देश की आबादी 75 लाख है। पटना जैसे शहर की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। ऐसे 1-1 करोड़ की आबादी की हमारे बहुत से, जिन देशों की आबादी हमारे एक शहर जितनी है, वो 25-25 मेडल लेकर के आ रहे हैं। तो हमने सोचा है, हम कोशिश ये होगी हमारी 2020 तक तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सारी खेल की फैकल्टी हम पतंजलि के माध्यम से पैदा कर दें, और पतंजलि के ही बच्चे खेल करके आए तो 10-20 गोल्ड मेडल अकेले लेकर के आए। 10-20 गोल्ड मेडल तो पतंजलि वाले लेकर के आ जाएं, वो काम हम करके दिखाएंगे। और ये मैं आज बोल रहा हूं, ये होगा। हमने जो बोला है वो किया है। हम भाषण देने के लिए नहीं भाषण देते, या वोट बैंक बनाने के लिए भाषण नहीं देते। भाषण देना हमको आता ही नहीं है। हम तो अपने दिल में जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है वो बात करते हैं। ये काम होना है। 2020 तक पतंजलि क्या करेगा वो बताते हैं, फिर 2050 तक भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, क्योंकि इस देश को संवारने में बहुत समय लगेगा। हमने 50 साल की अपनी एक मास्टर प्लान बना रखा है, मास्टर योजना बना रखी है, उसके तहत काम कर रहे हैं। तो 2020 तक अभी तो पतंजलि का 50,000 करोड़ रुपए का, मैंने कहा 2 साल के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, जिससे कि 50,000 करोड़ रुपए का तो हम इन हाउस प्रोडक्शन कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो हब बनेगा वो नोएडा बनने वाला है और झांसी बनने वाला है। 1-2 यूनिट और भी उत्तर प्रदेश में बनेंगी। तो उत्तर प्रदेश में पतंजलि सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने वाला है। सरकार किसी की हो, शासन किसी का हो, हमारा तो आत्म अनुशासन में चलने वाला काम है। नोएडा, इधर प्रतापगढ़ के आसपास भी सोच रहे हैं, लखनऊ में भी, और इधर झांसी में। उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 से 5 बड़ी यूनिट पतंजलि की लगेंगी अकेले उत्तर प्रदेश में। और देखो, एक तो माहौल बनाने की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है जब 5 बड़ी यूनिट पतंजलि की लग जाएंगी तो और दूसरे इंडस्ट्रियां भी यूपी में आएंगी। अरे बोले पतंजलि इतना बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो बोले उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या है? दरअसल क्या है, किसी भी चीज की छवि बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। राजनीतिक लोग कई बार जो उल्टा पुल्टा बहुत करते हैं अपने हितों के लिए, अपने जो है वोट बैंक के लिए। कभी किसी प्रदेश को अच्छा, किसी को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मैंने तो ये कसम खा रखी है, संकल्प लिया हुआ है, मुझे केवल एक प्रांत की नहीं, मुझे तो अपने सारे हिंदुस्तान की छवि इतनी सुंदर करनी है कि पूरी दुनिया के लोग कहें भारत देश सबसे अच्छा है, भारत का हर प्रांत अच्छा है, भारत का हर नागरिक अच्छा है। कि हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हम, अरे इस प्रांत में तो ये गड़बड़ी है, और उसको कहकर के कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें कि बिहार ऐसा है, उत्तर प्रदेश ऐसा है, झारखंड ऐसा है, छत्तीसगढ़ ऐसा है, मध्य प्रदेश ऐसा है, कि कर्नाटक ऐसा है, कि अभी कर्नाटक में भी और उधर तमिलनाडु में भी बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है, पानी के लिए लड़ रहे हैं हम। ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे? खैर, तो 2020 तक का पतंजलि का विजन ये है कि हम, कोशिश होगी हमारी कि हम 50,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ को भी पार जाने का हमारा संकल्प है। इतना बड़ा विजन है। अब विजन 2020 के हिसाब से आपको एक दिन अभी से आगे चलना पड़ेगा। मैं कहता हूं, एक दिन एक जिंदगी के बराबर। सुना है ना आपने मुझे? विजन 2020 है देश को आर्थिक पराधीनता से, आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना, और 1 लाख करोड़ रुपए से आगे पतंजलि का टर्नओवर होगा। और फील्ड कितने होंगे हमारे? मेडिसिन एक है। अभी दिव्य फार्मेसी जितनी है इससे 10 गुना हो जाएगी 2020 तक।
जितने भी हमारे एसडी बैठे हुए हैं और जितने चिकित्सालय वाले आपसे जुड़े हैं उनको भी बता देना भैया 2020 तक आप भी 10 गुना बढ़ने वाले हो। फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना बड़ा काम होना है, क्योंकि अब एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक 2020 तक लगभग सभी ब्लड प्रेशर से लेकर के शुगर से लेकर के कैंसर तक की सारी दवाइयां अब आयुर्वेद की होंगी और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होंगी, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। यह है विजन 2020 दिव्य फार्मेसी का। दिव्य फार्मेसी 5 से 10 हजार करोड़ के टर्नओवर की फार्मेसी होगी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी होगी। और फार्मेसी केवल सेल की दृष्टि से नहीं, रिसर्च मैंने बात की। हम मेडिसिन में होंगे, हम फूड में होंगे, हम नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, ये तो सब है ही जिसमें चल रहे हैं अभी आप। नेचुरल बेवरेजेज, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल जो है पर्सनल केयर और होम केयर। इसके अलावा मेडिसिन बहुत बड़ा होगा और डेयरी बहुत बड़ा होने वाला है। अभी डेयरी में पतंजलि का अभी घी मिल रहा है, पतंजलि का मिल्क पाउडर मिल रहा है। हमने शुरू किया दूध का एटीएम, एनी टाइम मिल्क। थैली खरीद के लाओ, फट जाती है, 2 दिन रखो तो फ्रिज में रखो, दूध उसमें भी फट जाता है। दही बना के रखो, खट्टा हो जाता है। हमने कहा दूध का पाउडर रखो और जब चाहे तब दूध बनाओ, दही बनाओ, छाछ बनाओ, मक्खन बनाओ, कुछ भी बनाओ, पियो दूध। बहुत जबरदस्त। अभी पाउडर आया है, अभी लिक्विड मिल्क भी लाने वाले हैं, छाछ भी आएगी, पनीर भी आएगा, चीज भी आएगी। पूरा हिंदुस्तान पतंजलि का दूध पिएगा, ऐसा भी एक आगे अभियान शुरू करना है। दूध की रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा। अभी जो है साउथ में 2-3 बड़ी डेयरियां बोले बाबा जी हमारे पास में 20-25 लाख दूध एक्स्ट्रा हो रहा, हम क्या करें, हमारे पास में उपाय नहीं है। पतंजलि से ले लो, आपके 2-5 रुपए सस्ता ले लो, दूध ले लो हमारा। और पतंजलि का जिसके ऊपर नाम लग गया है ना, लोग उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ये क्रेडिबिलिटी है पतंजलि की, ये ट्रस्ट है पतंजलि का, ये लॉयल्टी है पतंजलि की, ये विश्वास पतंजलि का है तो शुद्ध है। अभी तो मैंने एक एड में हमने एक लाइन डाली, पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। पतंजलि मानी प्योरिटी, ये अपने आप लोगों में। खैर, तो 2020 तक हम बहुत अलग अलग सेक्टर्स में जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको अभी जो है 6 सेक्टरों की बात की। अभी तो इसमें पशु आहार में भी जा रहे हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा चर्चा की थी परिधान की, माने वेशभूषा में जो है, ओहो इसका तो ऐसा धमाका हुआ, मैंने थोड़ा सा बोल दिया। बोले बाबा जी क्या ये जीन्स विदेशी क्यों पहनते, क्या हिंदुस्तानी नहीं हो सकती? मैंने कहा ये भी हिंदुस्तानी हो सकती है, इसके बारे में भी विचार करेंगे। दे दनादन पूरे सोशल मीडिया में चालू हो गया। एक दिन अखबार में निकला और लोगों ने बाबा जी कोई जीन्स पहना दी। अरे भैया हम नहीं पहनने वाले। अब मेरे से बोले बाबा जी क्या आप भी जीन्स पहनेंगे? मैंने कहा सारे काम मैं थोड़ी करूंगा, कितने बावड़े बावड़े बात करते। बोले बाबा जी आप भी पहनेंगे? अरे भाई हम तो यही बाबा जी हैं, बाबा जी वाले ही कपड़े पहनेंगे। खैर, आपसे बात ही कर रहा था, जिस दिन हम लोग वस्त्र का भी बहुत बड़ा कारोबार है और उसमें भी विदेशी कंपनियां, बताओ। इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक भजन गाया था, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो ये जो स्वदेशी के तराने गाते थे हमारे रणबांकुरे, हमारे वीर वीरांगनाएं, वो संकल्प पूरा करना है। तो विजन 2020 में हमको आगे चाहे ये जीन्स का भी स्वदेशीकरण करना पड़े तो करेंगे, बाकी स्वदेशी वेशभूषा तो है ही हमारी अपनी, धोती कुर्ता आदि, साड़ी आदि। अपने देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने नूडल का आटा नूडल से स्वदेशीकरण कर दिया, जो भी हेल्दी फूड है वो स्वदेशी हम उपलब्ध कराएंगे। और जीन्स भी है तो उस बारे में, उसमें जब गए तो फिर तो ये 1 लाख करोड़ नहीं, अभी तो अकेला तेल, अभी हम लोग रिफाइंड ऑयल में नहीं गए थे, रिफाइंड ऑयल में जाएंगे अभी, लेकिन कैसे? केमिकली रिफाइंड ऑयल में नहीं, केमिकली जो रिफाइंड किया जाता है उस ऑयल के औषधि वाले गुण नष्ट हो जाते हैं, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट।
तो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो गुण है तेल का वो नष्ट हो जाता है। तेल में 1.5 तक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो केमिकली रिफाइंड किया जाता है उसमें से नष्ट हो जाते हैं। उसमें फ्री रेडिकल्स इतने तैयार हो जाते हैं। हमारी बेटी बुलबुल यहां पर बैठी है, तो अभी डॉक्टर नई बनी है अभी। वो सब डॉक्टर्स को भी अब इस बात की अवेयरनेस है, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स जिस तेल में ज्यादा हो जाते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते हैं, अच्छे वाले को भी कम कर देते हैं, और साथ में उससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उससे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, और लंबे समय तक ऐसे ये ऑयल खाए जाए तो उससे कैंसर भी होने की संभावना रहती है। बहुत इंस्टेबल होता है, बहुत खतरनाक है। लोग सोचते हैं मैंने नाम ऐसा यूज किया कि जो है रिफाइंड माने साफ किया हुआ तेल। अरे साफ किया हुआ तुम्हें साफ कर देगा। इसलिए रिफाइंड ऑयल में हम फिजिकली रिफाइंड या उसको खाली क्लीन किया हुआ, जैसे मूंगफली का तेल है तो खाली क्लीन करते हैं उसको रिफाइंड ही नहीं करते, खाली साफ करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर्ड होता है वो खाली। ऐसे अभी हम राइस ब्राउन ऑयल जो सबसे अच्छा होता है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन के लिए और जो है नर्वस सिस्टम के लिए, तो अब इसको भी केमिकली रिफाइंड करते हैं तो 5 रुपए करीब सस्ता पड़ जाता है 1 लीटर पे। अब ये तो व्यापारी लोग हैं, 1-1 रुपए देखते हैं। जो 1 लाख लीटर रोज तेल भर रहा है, ज्यादातर कंपनियां तो 1 करोड़ लीटर तेल बेचती हैं। 1 करोड़ लीटर बेचा, अब कितना बच गया? 5 रुपए 1 लीटर में बचा, तो कितना बच गया? 1 करोड़ लीटर में 5 करोड़ रोज के बच गए। इस चक्कर में उसको फिजिकली नहीं करते, फिजिकली रिफाइंड करते तो 5 रुपए ज्यादा लगते हैं। हमने कहा हम 5 रुपए ज्यादा भी लगाएंगे और जो केमिकल वाला लोग उपलब्ध करा रहे हैं उससे भी सस्ता उपलब्ध कराएंगे। करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल ऑर्गेनाइज सेक्टर में खाया जा रहा है। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए का। और जब पतंजलि इसमें आएगा तो कम से कम 2 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ तो पतंजलि का हिस्सा ही हो जाएगा। तो पतंजलि का कहां जाएगा? लोग कहते हैं पतंजलि कहां तक जाएगा? मैंने कहा स्काई इज द लिमिट, तुमने पढ़ा है अभी तक, अभी पतंजलि में देखोगे। अरे 50,000 करोड़ का तो तेल का हमारे सामने लक्ष्य है। और बाकी ये जो वस्त्र वाला जो मैंने बोला, इसमें तो हम लोग जिस दिन चले गए उस दिन तो पतंजलि 1 लाख करोड़ का होगा कि 2 का होगा कि 5 लाख करोड़ का होगा, हमको ही नहीं पता है। अगली मीटिंग में दोबारा बताएंगे, लेकिन इतना जरूर सुन लो तुम कि अभी 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जाएगा पतंजलि, और उसके बाद जहां भी जाएगा तुम भी आगे बढ़ना, देश को भी आगे बढ़ाना, और पूरी दुनिया में भारत का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। इतना बड़ा लक्ष्य है। और इसके ये तो मैंने विजन 2020 की बात की आपको। इसमें 5 यूनिट, मैंने कहा 4 से 5 यूनिट तो यहाँ उत्तर प्रदेश में होंगी। इसके बाद सबसे बड़ी यूनिट उधर भी लग रही है, नागपुर में, फिर इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर नायडूपेटा में, फिर तेलंगाना में भी शायद निजामाबाद के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, उधर भी लगाएंगे। बहुत बड़ी यूनिट लगा रहे हैं असम में, वहाँ पर भी समृद्धि आएगी। असम भी हमारा पिछड़ा एरिया कहा जाता है, वहाँ पर भी जो है समृद्धि के झंडे गड़ेंगे। फिर इधर लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में तो रोज बम पटाखे फटते हैं, हमने कहा हम जम्मू में ही जाकर के पतंजलि का झंडा गाड़ेंगे और वहां के लोगों के भीतर भी हौसला जगाएंगे। मैंने कहा जहां कोई नहीं जाएगा वहां पतंजलि जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे लोगों के अंदर, अरे हमारे भारतीय लोग हैं, अपने लोग हैं, हमारा एक खून है, एक वतन है, हमारी एक ही आत्मा हमारी। हम तो विश्व बंधुत्व, एकत्व और सह अस्तित्व के उपासक है। ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस एंड वननेस, लव, कंपैशन, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। आपको बोला जाए कि व्हाट इज द इंडियन कल्चर, तो आप क्या उत्तर देंगे? दिस इज द आंसर, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस, वननेस, लव एंड कंपैशन, दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर रिलीजन, दिस इज अवर स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अवर हेरिटेज। अब हेरिटेज के नाम पर लोग जानो कुछ बर्तन भांडे उठाए फिरते, ये हेरिटेज थोड़ी है। ये है हमारा हेरिटेज, हमारा नॉलेज, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन इन पर आधारित था, इन मूल्यों पर आधारित था। और ये इतने बड़े शब्द हैं, इनकी फिलोसफी सिखाऊंगा तो फिर वो दूसरा विषय हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि मैंने कहा ना एक आर्थिक संस्थान नहीं है। आप में से कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 15, कुछ 20 सालों से जुड़े हैं।
ब्रह्मदत्त जी यहाँ पर बैठे हैं तो 22 साल हो गए, जब हम हरिद्वार में आए थे तभी से वहीं पर पढ़े, उनको एमए किया, फिर जो है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अब सेवा में लगे हैं। बाकी यहाँ पर ओपी साहब बैठे हैं, करीब जो है 12-13 साल हो गए अब इस अनुष्ठान से जुड़े हुए। अभी गर्ग साहब नए जुड़े हैं और भी बहुत से महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं जो 10-10 सालों से जुड़े हुए हैं। अभी जो है ये हमारे श्रीवास्तव जी को अभी नया जोड़ा है, लेकिन बड़े ऊर्जा से काम कर रहे हैं हमारे आरा में। इनके लिए भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यहाँ सब सर्व जाति, सर्व धर्म, सर्व पंथ, सर्व मत, सर्वस्व सबका एक साथ मिला हुआ है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। और आदरणीय कुशवाहा जी जिन्होंने पतंजलि को कुछ ही महीने पहले ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ही अग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और यही 100% अग्रेशन हम सब के अंदर देखना चाहते हैं। तो कुशवाहा जी आप सब कुछ मैंने कहा 10 सालों से, कुछ 15, कुछ 20 सालों से जुड़े हैं और पतंजलि का पूरा विजन आपको जब क्लियर होगा ना, तब आपके अंदर एक आग पैदा होगी। सब मेरे साथ बोलो, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुः अमृतम आसन अर्कस्थि धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। ये हमारे वेद का मंत्र है, ये मेरा इंस्पिरेशन है। बहुत से कहते हैं ना बाबा जी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है वेदों से, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है योग से, ध्यान से, अंदर से, समाधि से, परमात्मा से, अपने पूर्वजों से। मैं सुबह उठते ही अपने पूर्वजों का चिंतन करना है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि ने, महर्षि दयानंद गौतम कणाद जैमिनी ने, जैसे चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के लिए काम किया, वो मुझे इस देश के लिए काम करके जाना है। ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारे आदर्श है, ये हमारे आइडियल है, ये हमारे रोल मॉडल है, ये हमारे आइकॉन है। सुबह उठते मैं उनका ध्यान करता हूँ। कितनी देर लगती है? कुछ देर नहीं लगती। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उठता हूं, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, उठ करके धरती माता को प्रणाम करता हूं। पूरी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए सोचता हूं कि इस पूरे अस्तित्व ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी इस अस्तित्व के लिए प्रतिपल जीना है। मैं कहता हूं स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए, पूर्ण कृतज्ञता के साथ, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके मुझे जीवन को जीना है। ये मेरी जीवन की प्रेरणा है। मुझे भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी हुई, इसलिए बाहर की किसी चीज से मैं पूरा होऊंगा ये नहीं है मेरे जीवन का लक्ष्य। मैं स्वयं में पूरा हूं, बस मुझे तो भगवान के आदेश की पालना करनी है। मुझे तो अपने पूर्वजों के पथ पर, वेद के पथ पर, सत्य धर्म न्याय पुरुषार्थ के पथ पर चलना है। बस ये मेरे जीवन का लक्ष्य, और इसके अलावा कुछ मकसद ही नहीं जिंदगी का। इसलिए अगली बात आपसे कह रहा हूं, आपसे कोई पूछे पतंजलि की 5 सबसे बड़ी विशेषता बताओ, पतंजलि में और एमएनसीज में या दूसरे बिजनेस लोग कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला बड़ा अंतर जो सबसे अलग करता है पतंजलि को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पतंजलि एंड एमएनसीज? The first big and most important difference, स्वदेशी तो है ही, क्वालिटी तो बहुत, शुद्धता में तो दूसरे भी लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें उपलब्धि कराते हैं। हाँ, ये इधर से उत्तर ठीक आया। तो 100% चैरिटी ये दुनिया में कोई नहीं कर रहा जो पतंजलि कर रहा है। ये उत्तर आपके दिमाग में जब 2 के आया तो बाकी 100 के क्यों नहीं आया? ये उत्तर सबसे पहले आना चाहिए। ये है डिफरेंस बिटवीन पतंजलि एंड एमएनसीज, 100% चैरिटी। इसको ब्रांड की भाषा में बोलते हैं कि पतंजलि का, आप लोगों ने ना अभी ब्रांड में दूसरी चीजें सुनी है कि पतंजलि का यूएसपी क्या है, तो पतंजलि का यूएसपी ये, पतंजलि की सबसे बड़ी पहचान ये है, पतंजलि की सबसे बड़ी फिलॉसफी। वैसे तो एमएनसी होती है ना, उनकी ना कोई फिलॉसफी होती है, ना कोई आइडियोलॉजी होती है, ना उनके कोई बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। उनका तो यह है कि माल बेचो और कमाओ और ऐश उड़ाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। सो आई टोल्ड दैट पतंजलि इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन।
तो क्या अंतर है? पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, ये पतंजलि का अंतर है। ये पहला। दूसरा क्या अंतर है जी? दूसरा अंतर, चलो ये भी एक अंतर है कि 100% प्योरिटी की गारंटी है पतंजलि में। चलिए, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, चलो लो प्राइस भी एक बड़ा अंतर है। और कोई भी ब्रांड को ब्रांड क्या चीज बनाती है? उसका इन हाउस रिसर्च। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पतंजलि का आज 200 से ज्यादा साइंटिस्ट है और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर यदि किसी का है तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट वह आपका है। ये गौरव होना चाहिए। कोई भी ब्रांड बनता है तो रिसर्च से बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी हम लोगों ने उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए और आगे हर साल उसमें हमारा लक्ष्य है कि करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च करें। मैं अभी थोड़ी देर तो पहले कह रहा था कि गडकरी जी विदेश में गए तो बोले चारों तरफ देखो, मैंने हर आदमी रिसर्च में लगा है, हर आदमी ब्रांड बनाने में लगा है और हमारे यहां सब नौकरी ढूंढने में लगे हैं। मुझे किसी ब्रांड के नीचे नौकरी करने को मिल जाए। अरे तुम ऐसा कुछ करो कि तुम जो करो वो ब्रांड बन जाए, तुम जो करो वो ब्रांड बन जाए, तुम जो करो इतिहास बन जाए, तुम जो करो वो रोल मॉडल बन जाए, आइकॉन बन जाए। खैर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये पतंजलि की बहुत बड़ी ताकत है। किसी ब्रांड को ताकत कब मिलती है? और वो पतंजलि की बहुत बड़ी ताकत है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसको थोड़ा और अच्छे शब्दों में बोलिए। ट्रस्ट, और बोलिए, अंग्रेजी में बोल दीजिए 2-3 शब्द। ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। मेरी लॉयल्टी है इस ब्रांड से, ये लॉयल्टी कैसे पैदा होती है? हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो पतंजलि के प्रति लोगों में लॉयल्टी है और पतंजलि के प्रति खाली लॉयल्टी, ट्रस्ट और ये सामान्य नहीं है। लोगों को लगता है पतंजलि प्योर तो है ही, पतंजलि सस्ता तो है ही, ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट तो है ही, इसमें जो हम ले रहे हो चैरिटी के लिए तो जा ही रहा है, इसी अपना है। उसको ऐसा लगता है पतंजलि मेरा है। और यही एमएनसीज के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है कि पतंजलि के प्रति लोगों की आत्मा से, माने उनकी जो इनर सेटिस्फैक्शन है और उनको ऐसा लगता है ये मेरा है, अपनत्व, जो इमोशनल उनका अटैचमेंट है, वो किसी विदेशी ब्रांड के प्रति नहीं है। चलो इतनी बातें तो बता दी, अब लास्ट एक और बात बताओ जो किसी में नहीं है, जो यूनिलीवर में नहीं है, जो कोलगेट में नहीं है, जो पीएनजी में नहीं है, नेस्ले में नहीं है, कोका कोला पेप्सी में नहीं है, फाइजर में नहीं है, जॉनसन एंड जॉनसन में नहीं है। बताओ। ये भी एक पतंजलि का है कि पतंजलि के पीछे एक चरित्रवान चेहरा है। एक, ठीक है वो तो नेचुरल है बेटा, एक चरित्रवान चेहरा है। आपको लक्स के पीछे, लाइफ बॉय के पीछे, जॉनसन एंड जॉनसन के पीछे, किसी भी ब्रांड के पीछे कोई चरित्रवान चेहरा नहीं दिखता। किस पर भरोसा करें? किसको माई बाप कहें? बोल कुछ गड़बड़ होगी तो बोले किस, बोले ये तो सब वो क्या है, ब्रांड को पैसा लेकर के प्रमोट करते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको? ब्रांड एम्बेसडर। वो मैं इस ब्रांड को क्या करते हैं? इंडोर्स। ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस ब्रांड से। चलो लास्ट, ये पतंजलि के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। कहीं पर भी बात करते तो यहां से शुरू किया करो, तुम लोग सेल्समैन हो। पतंजलि के बारे में ये जो चीज है ना, ये सब पता होनी चाहिए आपको। तो पतंजलि की लास्ट, ये जो भी बताएगा उसको 1000 रुपए का इनाम देंगे। कोई नहीं बताओ जो ऐसा अंतर, जो सबसे डिफरेंट अंतर करता हो। तो चलो अब जो है, अब कुशवाहा जी को मौका देते हैं। कुशवाहा जी बताएंगे क्या है जी? ये मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है। चलो ये बात है, ये पतंजलि। अब 1000 रुपए जो है वो कुशवाहा जी को देने पड़ेंगे, लेकिन बाबा जी के रुपए जेब में 1000 रुपए है ही नहीं। सच्ची बात है, कोई झोले की चेकिंग कर सकता है। इसमें डायरी मिलेगी, पेपर मिलेगा, पैसा नहीं है। ओपी साहब आप ही दे दो। हाँ, आप
कोलगेट के नाम से कोलगेट टूथपेस्ट बेच सकते हो, कोलगेट घी नहीं बेच सकते, कोलगेट तेल नहीं बेच सकते, कोलगेट आटा नहीं बेच सकते, कोलगेट नमक नहीं बेच सकते, कोलगेट वॉशिंग पाउडर नहीं बेच सकते। चलो पहले तो कुशवाहा जी के लिए ताली बजाओ। तो ये जो है इनको इनाम मिल गया। आप सोच रहे होगे कि ये तो कई दिन से सत्संग में है बाबा जी के। तो सत्संग में भी है तो दिमाग में तो रहनी चाहिए चीज सत्संग वाली में। तुम भी अगले बार सत्संग में तुमसे भी पूछ लेंगे। तो इसलिए तो थोड़ा इनाम घोषित किया, मुझे पता था ये कुशवाहा जी को ही जीतना। क्योंकि दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए। अब कोई दुकानदार कोलगेट का बोर्ड लगा के क्या क्या बेच सकता है? टूथपेस्ट बेच सकता है। अच्छा बताओ, एक ये यूनिलीवर में और पतंजलि में सबसे बड़ा अंतर बताओ। हाँ चलो, ये भी लड़का क्या नाम है? तुषार। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हाँ? दिमाग में ऐसे आनी चाहिए चीजें। मेरे कहने से तुम्हारे दिमाग में बातें आई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका दिमाग तो काम नहीं कर रखा। आपने सोच रखा जो बाबा जी बोलेंगे वो सुनना है और जो बताएंगे वो करना है। तो अपना भी दिमाग भाई कोई किराए पर रख के आए हो क्या? है रेंट पे चढ़ा रखा है या उसको रोटियों के नीचे दबा रखा है? तो आज आपका दोपहर का खाना बंद, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भोजन के नीचे आपका दिमाग का तंतु काम करना कम कर दिया हो। तो आपको खाली अब शाम को ही खाना मिलेगा। सुनो, यूनिलीवर का बोर्ड लगा करके कोई दुकानदार कोई प्रोडक्ट बेच सकता है कि यूनिलीवर का बोर्ड लगा दिया? और यहां अभी यूनिलीवर है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है? हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बोर्ड लगा दो और उसके पास में कोई सामान खरीदने जाएगा? कोई कुछ भी खरीदने नहीं जाएगा उसके पास में। और खाली पतंजलि प्रकृति का आशीर्वाद बस इतना लगा दो, उसको पता है या कम से कम 500 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां सारी प्रकृति उमड़ी पड़ी है यहां पर। दिस इज द डिफरेंस।